कापू, रेड्डी, इनका डीएनए शूद्र लोगों के साथ मैच होता है और ब्राह्मण्स लोगों का डीएनए विदेशी लोगों के साथ मैच होता है। रेड्डी और शूद्रा। साथियों, 2019 में जो डीएनए रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट एक बड़ी कहानी है, दर्दनाक कहानी है। 2010-11 में हरियाणा के अंदर हिसार नामक जिला है और हिसार जिले में राखीगढ़ी एक साइट है। राखीगढ़ी के अंदर 60 ह्यूमन कंकाल मिले, लाशें मिली, सुरक्षित मिली। उन लाशों में से महिला का डीएनए सुरक्षित पाया गया। ये जो शरीर है, कान के पीछे की हड्डी मजबूत होती है। ये जो कान के पीछे जो हड्डी है, हमारे शरीर की अन्य हिस्सों में ये हड्डी ज्यादा सुरक्षित होती है। यही हिस्से में वो डीएनए सुरक्षित पाया गया और ये डीएनए दक्षिण कोरिया में और यूरोप के लैब में भेजा गया, क्योंकि इतना डीएनए का स्टडी करना भारत में संभव नहीं है। उनको अनुमान था कि मिलेगा, ज्यादा अंदाज था नहीं मिलेगा, मगर उनको अंदाज हुआ वो सही निकला और उस डीएनए का पीरियड निकला 2000 BC एंड 700 बिफोर। यानी जो कंकाल मिला, वह कंकाल का समय कितना मिला? 4700 बरस पहले आदमी का डीएनए मिला। आज तक का ये अजूबा है। दुनिया में डीएनए साइंटिस्ट लोग परेशान हैं कि डीएनए साइंटिस्ट लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1700-1800 बरस पहला यानी BC 1700 पहले का डीएनए मिला, मगर इतना पुराना डीएनए उनको पहली बार मिला। तो भारत में 2 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे। भारत में 2 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे। एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर 92 साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे। यूरोप, एशिया, वर्ल्ड के लोगों के 500 डीएनए टेस्ट के सैंपल लेकर 92 लोगों का डीएनए रिपोर्ट चल रहा था और वो डीएनए रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित हुआ था और उस डीएनए रिपोर्ट का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण और मध्य एशिया की आनुवांशिकता संरचना। इसके पीछे उनको ढूंढना था ब्राह्मण भारत में कौन से साल आए। ये 92 साइंटिस्ट लोगों का डीएनए रिपोर्ट चल रहा था। कहां से आए? ईरान में कब गए, अफगानिस्तान में कब गए, कजाकिस्तान में कब गए, खैबर खिंड में कब आए, और जो अब विभाजित पाकिस्तान है, जो भारत की हड़प्पन कल्चर वहां पर था, वहां पर ब्राह्मण्स कब आए, इसका 92 डीएनए साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे। उसमें डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर वसंत शिंदे भी एज अ मेंबर था 92 लोगों में। और राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट की तरफ दुनिया के सारे लोगों की निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि राखीगढ़ी इतना पुराना डीएनए रिपोर्ट अभी तक कहीं पर भी नहीं मिला था। इसलिए 92 लोगों का भी इंटरेस्ट था पहले राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग 90 ये जो वर्ल्ड, एशिया और यूरोप, उसका रिपोर्ट हम डिस्क्लोज करेंगे। मगर बीजेपी गवर्नमेंट को पहले ही पता चल गया कि ब्राह्मणों का डीएनए उसमें मिलने वाला नहीं है, और इधर का शिंदे और उधर वो 92 में कुछ ब्राह्मण है, उनका भी इंटरेस्ट हुआ होगा। हम इसको डिस्क्लोज बाद में करेंगे, पहले इसको आने दो, डिले हो रहा है। तो 92 लोगों में अमेरिका का सबसे बड़ा नंबर 1 का डीएनए साइंटिस्ट जिसका नाम है रिच डेविड, वो भी उसका मेंबर था।
उन्होंने योजना बनाकर ये पब्लिश नहीं कर रहे, ये देखकर उन्होंने गूगली डाली, इन्होंने स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, चलो हम हमारा रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं, ताकि ये अगर ये राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट में अगर गड़बड़ कर दे तो हमारा डीएनए रिपोर्ट में वो बातें पकड़ में आ जाएगी। तो इन्होंने मार्च 2018 में ये रिपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया इसको पब्लिश कर दिया। क्या हो गया फिर? इंडिया के लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। वो चाहते थे कि इंडिया में बवाल हो, वो इंडिया में बवाल नहीं हुआ। क्यों? ये जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, इन्होंने चर्चा किया इस रिपोर्ट पर, सिंगल लाइन की खबर ही नहीं छापनी है। अगर सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने इसकी सिंगल लाइन की खबर नहीं छापी, जिस रिपोर्ट में कहा है ब्राह्मीण अपने देश से कौन से साल निकला, तारीख के साथ का कौन से साल निकला, कजाकिस्तान में कौन से साल पहला कब पहुंचा, तुर्कमेनिस्तान में कब पहुंचा, खैबर खिंड में से इंडिया की तरफ कब आया, यूरोप में कौन से शताब्दी में गया, इतना डिटेल रिपोर्ट, बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। इसकी सिंगल खबर नहीं आने से क्या हुआ, ब्राह्मण्स लोगों ने ऐसा मान लिया, चलो ये सारे हम जिनको शूद्र कहते हैं, ढोल गवार शूद्र नारी, सब ताड़न के अधिकारी, चलो है ही ऐसे। चर्चा नहीं किया, मगर चर्चा यूरोप में शुरू हुई, इंडिया में चर्चा बंद, साइलेंट। मगर चर्चा यूरोप में शुरू हुई और यूरोपियन लोगों ने एक 97 जो साइंटिस्ट लोग थे उसके रिपोर्ट्स पर रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब ग्लोबल मीडिया है, ब्राह्मणों को डर लगने लगा कहीं पागल बामसेप वालों के हाथ ये रिपोर्ट पहुंच ना जाए, क्योंकि बहुजनों का वास्तविक मीडिया बामसेप का मंच ही है, वही मीडिया है। हम जिस इशू को इस मंच पर खड़ा करते हैं वो बाद में नेशनल इशू बन जाता है, ये हमारा इतिहास है। हम इस मंच से जिस इशू को राष्ट्रीय इशू बनाते हैं वो आने वाले चंद दिनों में राष्ट्रीय इशू बन जाता है। उन्होंने, दुनिया के लोगों ने डिबेट डिस्कशन शुरू किया तो ब्राह्मण्स लोगों में खलबली मचना शुरू हुआ। तो ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया, ये चर्चा इंडिया के क्रांतिकारी लोगों के पास न जाए, इसलिए ब्राह्मण्स लोगों ने भी यूरोपियन कंट्रीज में काउंटर रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, निगेटिव एस्पेक्ट से लिखना शुरू कर दिया। और सारे इंडिया से फॉरेन में गए हुए ब्राह्मण्स लोगों ने एक ही सुर निकाला, ये 97 साइंटिस्ट लोगों का जो डीएनए रिपोर्ट है ये तो अच्छा है। यूरोप और एशिया के लोगों का अपने डीएनए रिपोर्ट का स्टडी किया है, मगर इसको प्रकाशित करने के पहले एक्सपर्ट्स लोगों को नहीं दिखाया। समझ रहे हो? मैं आपको बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ ब्राह्मण विदेशी है बता रहा हूं। ये ऐसे वैसे हमारे हाथ में नहीं पकड़ा है, ये अचानक नहीं आया, हमने इसके अंदर बहुत दिमाग लगाया। हमारा कोई एजुकेशन साइंस लाइन का नहीं है, मगर हमारे वकीलों को बुलाते, जजेस के बुलाते, बोलते डरते आपका विषय ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि कल नोटिस ना आ जाए। फिर हम लोग डीएनए साइंटिस्ट वालों के पास गए कि उनको कहा चलो आओ आप एक्सपर्ट है, हमारे समाज के हैं। तो उन्होंने कहा हम एकेडमिक लैंग्वेज में बोलेंगे, मगर पता नहीं आपके लोगों के कितने ऊपर से जाएगा, मगर हमको वही समझ में आ रहा है जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मगर इतना खुला नहीं बोलेंगे। तो हमने सोचा जो डर गया वो मर गया, चलो हम ही पढ़ाई करते हैं, हम ही बोलते हैं, हमारा देश को बचाने के लिए जो जो ज्ञान लेना पड़ेगा वो लेंगे और जैसा समझ में आता है पागल की तरह प्रचार करेंगे। तो 2018 में डीएनए रिपोर्ट आया, ब्राह्मण्स लोगों ने आरोप लगाया कि एक्सपर्ट्स लोगों को दिखाए बगैर
इन्होंने पब्लिश कर दिया, ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है, इसलिए इस डीएनए रिपोर्ट्स को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, चलो रीस डेविड था, विद्वान था, उसने सोचा ब्राह्मण डेंजर है। अब इस रिपोर्ट को उन्होंने ये कहकर हवा में उड़ा दिया। उन्होंने मीटिंग बुलाई, 92 में 25 साइंटिस्ट और मिला दिए और वो हो गए 117 और घोषित कर दिया आपकी कमियां और खामियां को दूर करने के लिए हमने एक्स्ट्रा 25 जोड़ दिए। अब इस पर हम दोबारा स्टडी करते हैं, मगर हम रिजेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा वो कोई कागजी रिसर्च नहीं है। डीएनए कागजी रिसर्च नहीं है। जमीन को खोद कर हड्डियों को इकट्ठा किया 500, यूरोप और एशिया, तो वर्ल्ड लेवल का रिसर्च था, वो उन्होंने हार नहीं माना। अब इन लोगों को लगा ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने उसको 7 सितंबर 2019 को प्रकाशित कर दिया साइंस में। साइंस ये इंटरनेशनल जर्नल है। डीएनए के ऊपर जो बात साइंस इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो गई फुल एंड फाइनल। उन्होंने 7 सितंबर 2019 को रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। फिर इनको भी झक मार के सेल नामक जर्नल में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करना पड़ा। 2 रिपोर्ट एट ए टाइम प्रकाशित हो गए। एक रिपोर्ट राखी गढ़ी का हुआ, मगर उसकी चर्चा दिन रात मीडिया ने की, मगर 117 साइंटिस्ट लोगों का पैरेलल द साइंस जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, उसकी खबर किसी ने भी नहीं छापी। केवल 2 अखबार ने सही छापी। एक है यहां का द हिंदू, उसने मद्रास एडिशन मैंने पढ़ी थी, उस समय में मद्रास में था, मैंने पढ़ा कि एक ही सही अखबार ने छापा है। एक अखबार है राजस्थान पत्रिका, पहले दिन खबर क्या छापी, आर्य ब्राह्मण इसी देश के मूल निवासी है, राखी गढ़ी के डीएनए ने किया दावा। सारे अखबार में वही डी। मगर उसी अखबार ने नेक्स्ट डे दूसरी खबर छापी, वो ईमानदार था, उसने कहा साला अखबार चलना चाहिए, ये भी छापना चाहिए। उसने गलती किया, नहीं छापा होता तो पता ही नहीं चलता। उसने दूसरे दिन खबर छापी, नया डीएनए रिपोर्ट से प्रकाशित हुआ 117 साइंटिस्ट लोगों का दावा, ब्राह्मण विदेशी है। ये खबर को दूसरे अखबार वालों ने नहीं छापी। ये जो 2019 का जो रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कहता है 117 साइंटिस्ट लोगों का कि ब्राह्मीस लोग ईसा पूर्व यानी बीसी 3300 को अपने मातृभूमि से निकल पड़े। ब्राह्मीस लोग, उनकी जो वेस्ट यूरेशिया मातृभूमि है, वहां से वो कौन से ईयर को निकल पड़े, बीसी 3300 को निकल पड़े। आज के कैलेंडर के अनुसार 2000 प्लस करो, वो कितना हो जाता है, आज से 5300 वर्ष पहले ब्राह्मीण्स लोग अपनी मातृभूमि को जत्थे के तौर पर, जत्थे ग्रुप्स के तौर पर अपनी मातृभूमि को छोड़कर आगे निकल पड़े। वो रिपोर्ट आगे यह बताता है कि एकदम 10 साल में इंडिया में नहीं आए। इंडिया में आने का ब्राह्मीण्स लोगों का तारीख ये है, बीसी 2000 से लेकर 1700 बीसी में ब्राह्मीण्स लोग इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन करने वाले जो मूल निवासी लोग हैं, उनके ऊपर अटैक किया, और यही पीरियड है इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का। इसका मतलब है ब्राह्मीण्स लोग आज से 4000 वर्ष पहले आए भारत में। ब्राह्मण लोगों का आने का साल कौन सा है, बीसी 2000।
से लेकर BC 1700, इसका मतलब राउंड अबाउट 2000 वर्ष पहले ब्राह्मण्स भारत में आए हैं। आज का 2000 प्लस करो तो ईयर निकलता है 4000। सेकंड जो रिपोर्ट कह रहा है राखीगढ़ी का, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। सेकंड जो रिपोर्ट आया राखीगढ़ी का सेम टाइम, वो रिपोर्ट का हेडिंग है कि राखीगढ़ी के कंकाल में स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का, यानी ब्राह्मण्स लोगों का, और इंडिया की बाउंड्री है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की बाउंड्री का जो फार्मर्स है उस समय का, उसका भी डीएनए नहीं मिला, और स्टेप पैस्टोरलिस्ट यानी ब्राह्मण का भी डीएनए नहीं मिला। अब दो जानकारी आ गई। ब्राह्मण्स भारत में कब आया? 4000 वर्ष पहले। कंकाल का पीरियड कब बता रहे हैं? 4700 वर्ष पहले। तो ब्राह्मण का डीएनए राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट में क्यों नहीं मिला? ब्राह्मण 4700 वर्ष पहले आया ही नहीं था, 700 साल के बाद आया। जब ब्राह्मण भारत में आया ही नहीं है तो राखीगढ़ी के कंकाल में ब्राह्मण का डीएनए मिलने का सवाल नहीं है। हो गया प्रूफ? मगर वसंत शिंदे ने स्टेटमेंट दिया कि सर मार्टिमर व्हीलर ने इंडस सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है। उसने कहा, एक बड़ा आर्कोलॉजिस्ट है, उसने इंडस सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन किया और एक्सकवेशन के रिपोर्ट में कंक्लूड में कहा कि इंडस सिविलाइजेशन अपने आप खत्म नहीं हुई, ब्राह्मण्स लोगों के आक्रमण और हिंसा अभियान के द्वारा ही इंडस सिविलाइजेशन को तहस नहस किया गया है। इसका हवाला देकर वसंत शिंदे ने कहा, अब हम दावे से कहते हैं ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी थे, वो बाहर से आया नहीं। अब राखीगढ़ी डीएनए कह रहा है ब्राह्मण मूल निवासी है। वसंत शिंदे कौन? मराठा, बायकास्ट, शूद्र आदमी ने क्या किया? लालचवश बोल दिया। लालचवश क्यों बोल दिया? मैं राखीगढ़ी गया, राखीगढ़ी में 2015 को गया, लगातार हर साल जाता हूं। हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है डीएनए के मामले में, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। मैं हर साल जाता रहा। 2015 में वहां वजीर सिंह एक व्यक्ति था, मास्टर, उसने मुझे जानकारी बताई, फिर मैंने ऑन रिकॉर्ड किया, उसका इंटरव्यू हमारे संगठन के एमएन चैनल पर प्रकाशित किया। उसने ये कहा, मैंने ही वसंत शिंदे को लेटर लिखकर ये साइट के बारे में जानकारी दिया, क्योंकि मैं मानता था कि डेक्कन कॉलेज आर्कोलॉजी का बड़ा कॉलेज है। वो आया, उसको एक एक चीजें जो मिली वो दिखाई, वो शौक रह गया। इंडस सिविलाइजेशन की साइट भारत में कैसे है, उसने खुदाई की और जो चीजें मिली, वजीर सिंह का दावा है उसने एक एक चीज 2-2 करोड़ रुपए में बेची। ये बात जानकारी लीक हो गई सीबीआई के द्वारा। वसंत शिंदे को नोटिस मिला, वसंत शिंदे की जांच हुई, और वो तो जांच करने वाले अधिकारी ब्राह्मण, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए, उन्होंने उसका ब्लैकमेल किया और उसको कहा तुम्हें हम बचा सकते हैं, रिपोर्ट जो भी आ जाए, क्योंकि इसमें 16 देशों के साइंटिस्ट लोग जुड़े हुए थे, केवल डेक्कन कॉलेज नहीं था। रिपोर्ट जो भी आ जाए हम मीडिया हम मैनेज करेंगे, सरकार भाजपा की है, तुम वही बात कहना जो आरएसएस का मोहन भागवत बोलेगा। आरएसएस के मोहन भागवत के इशारे पर वसंत शिंदे का ब्लैकमेल किया गया और वसंत शिंदे को ट्रैप करके आरएसएस के लोगों ने उसके मुंह से उल्टा कहलवाया जो उस रिपोर्ट में नहीं है। साथियों, फिर हमने उसको लीगल नोटिस भेजा। वसंत शिंदे ने जैसे स्टेटमेंट दिया ब्राह्मण यही कहा है, हमने उसको लीगल नोटिस भेजा। हमने कहा किस लाइन पे लिखा है, कौन से पैराग्राफ में लिखा है, वो हमें जरा बताओ। वसंत शिंदे ने नहीं बताया। तो फिर हमने दूसरा बुक प्रसिद्ध किया, क्या वसंत शिंदे विदेशी ब्राह्मणों के दलाल है, एक शोध। क्योंकि हमारी बातें वो दिखा नहीं रहे, हमारे प्लेटफॉर्म पर हम बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोलने नहीं दे रहे। ये भी बड़ी मजाक है कि उनके प्लेटफॉर्म पर हमको नहीं बुला रहे।
त्रिवेदी, पांडे, चौबे यही बोल रहे, हमको बोलने नहीं दे रहे। तो हमने लिखा, हमने अभियान चलाया और उसको एक्सपोज करने का काम किया। आखिरकार उसको एक बड़े पद से हटाना पड़ा। जैसे हमने उसके बारे में एक्सपोज अभियान शुरू किया, अब उसको लगा ये काम का नहीं है, आउट किया। अब साइड में रखा हुआ है। डीएनए रिपोर्ट से प्रकाशित हुआ ब्राह्मिन्स फॉरेनर्स है। मार्टिमर व्हीलर ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डी नंबर 11 के पास गया था। वहाँ अलग साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिया का नाम देना पड़ता, जैसे गली नंबर 14, गली नंबर 15। तो आर्कोलॉजी में भी स्टडी के लिए, समझने के लिए, आने वाले लोगों को समझने के लिए वो कहता है D11 में मैं गया, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने देखा, वहाँ 14 लोगों की डेड बॉडीज मुझे मिली। उसमें नन्हे बच्चे भी थे, औरतें भी थे। औरतों की गहने से पता चला वो यही वही की मूल निवासी है। और उसमें 14 लोगों के सिर के ऊपर कुल्हाड़ी के घाव मैंने देखे। मार्टिमर व्हीलर की थ्योरी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मार्टिमर व्हीलर ने आर्कोलॉजिकल डेड बॉडीज दिखाया। अगर यही के लोग हैं तो इनके टुकड़े करके इनके सर में मारकर किसने हत्या किया, इसका जवाब ब्राह्मण उस समय से लेकर आज तक नहीं दे रहे। और एकेडमिक क्षेत्र में मार्टिमर व्हीलर ने क्या लिखा है इसको भी नहीं दिखा रहे, केवल रिजेक्ट कर रहे, दिखा नहीं रहे। इसीलिए डीएनए रिपोर्ट से प्रूव हो गया, राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट से प्रूव हो गया ब्राह्मिन्स फॉरेनर्स है। ब्राह्मण मीडिया वन साइड जानकारी बता रहा है, दूसरी साइड नहीं बता रहा है। और वो डीएनए रिपोर्ट्स मूल निवासी लोगों का है। जेनेटिक्स आधार पर हम कह रहे हैं राखी गढ़ी डीएनए हमारा है, हमारी मूल निवासियों का है। मगर अब क्या हो रहा है, हम चर्चा इतिहास बताने के लिए या नहीं कर रहे। हम लोग साउथ इंडिया में चर्चा अलग मकसद से कर रहे, और वो मकसद है कि साउथ इंडिया में उदयनिधि के स्टेटमेंट पर चर्चा हो रही है। उदयनिधि ने सनातन धर्म खत्म करने की बात कही है। उधर से शंकराचार्य कह रहा है उदयनिधि का सर कलम करके ला कर देगा, उसको इतना इतना इनाम मिलेगा। हम कह रहे सनातन तो बुद्धिस्ट शब्द है। वो उदयनिधि लड़ाई तो लड़ रहे, उसका आशय सही है। कोरोना, मलेरिया, डेंगू, एड्स, इसको खत्म करना पड़ता है, ऐसा वो कह रहा है। उसी तरह ये जाति व्यवस्था है, उसी तरह ये उच्च नीचता है, और इस धर्म का ये प्रोडक्ट है। इसके उसको ऊपरी दवाई करने से नहीं चलेगा। वो धर्म है, इसीलिए गुलामी है। जैसे बीमारी को खत्म किया जाता है समूल नष्ट, उसी तरह ये सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? उदयनिधि ने दिया। अब उदयनिधि को यह मालूम नहीं है कि सनातन वर्ड वैदिक वर्ड नहीं है, ये बुद्धिस्ट वर्ड है। और बुद्धा के जो वचन है वो धम्म पद है, और धम्म पद में यमक वग्ग है, और यमक वग्ग में ये वचन है एस धम्म सनातनो। धम्म ही सनातन है, धम्म ही सनातन है। बुद्धिज्म का वर्ड है सनातन। ओशो नामक एक बड़ा वक्ता हुआ था, उसने भी सीरीज लिखी थी एस धम्म सनातनो। उसके यूट्यूब पर स्पीच है इसी नाम से। तो सनातन शब्द वैदिक शब्द नहीं है, हिंदू शब्द का पर्याय सूचक शब्द नहीं है। जिसको वैद सनातन कह रहे हैं ये नकली लोग है, चालबाज लोग है, परिस्थिति को देखकर अपना रूप बदलने वाले लोग है। गिरगिट भी रंग कम बदलता है, ब्राह्मण ज्यादा रंग बदलता है। ये चालबाज लोग है। मैं आपको बता रहा हूं सबूत के तौर पर। अल बरूनी हमारे मकसूद भाई इतिहासकार है। कितने शताब्दी में आए इंडिया में अल बरूनी? अरब से 10वीं 11वीं शताब्दी में 1030 एडी में आए। अल बरूनी ने जो अरब से आया हुआ था, अपने किताब में, अपने सफरनामे में लिखा भारत में 2 ही मजहब के लोग रहते,
एक धर्म का नाम समनिया धर्म है, बौद्ध धर्म का एक नाम श्रमण धर्म है। वो लिख रहा है बौद्ध धर्म अर्थात समन धर्म है, और दूसरे धर्म का नाम बमनिया धर्म है। बमनिया मतलब ब्राह्मण धर्म है। अरब का इतिहासकार लिख रहा है जब वो 10वीं शताब्दी में इंडिया में आया तो दो ही मजहब के लोग हैं, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। वो हिंदू धर्म नहीं लिख रहा है, वो वैदिक धर्म भी नहीं लिख रहा है, वो ब्राह्मण धर्म लिख रहा है। साथियों, हिंदू गाली है। ब्राह्मण लोग बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मूर्ख बना रहा है, राजपूत लोगों को मूर्ख बना रहा है। अब राजपूत चिल्ला रहे हम क्षत्रिय लोग हिंदू नहीं है, उनको समझ में आ गया। वो अपना नाता जोड़ रहे महावीर के साथ, अपना नाता जोड़ रहे बुद्धा के साथ, उनको समझ में आया। मगर हमारे बैकवर्ड कास्ट को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द विष्णु पुराण में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो संस्कृत भाषा का ही नहीं है। होगा तो मिलेगा ना। वो कौन सी भाषा का है? पर्शियन भाषा का है। किसने बताया? हम नहीं बता रहे। ब्राह्मण का बड़ा नेता जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, रहने वाला मोदी के स्टेट का, गुजरात का, सौराष्ट्र का, और उसके गांव का नाम है टंकारा गांव। हमको उसका एड्रेस भी मालूम है। किसी को उसका घर देखने के लिए जाना है, हमको उसका पोस्टल एड्रेस पूछ लेना। उसने क्या लिखा? उसने 1874 में आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की नहीं, आर्य समाज। उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती लिखता है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, छली। और हिंदू का मीनिंग क्या बता रहा है? गुलाम। हिंदू का मीनिंग बता रहा है गुलाम। और आज वर्तमान में ब्राह्मण लोग, उस समय 1874 को ब्राह्मण्स लोगों को हिंदू गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? ये समझने के लिए आपको डीएनए समझना जरूरी है। साथियों, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गए, ये बात भारत के लोगों को पता नहीं, बताना होगा। अभी मैं पिछले महीने में राखीगढ़ी में बामसेब का स्टेट कन्वेंशन करने के लिए गया, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे, देश भर में बोल रहे, मगर हमने सोचा हरियाणा के लोगों को बोलना होगा, क्योंकि वो क्लेम कर रहे, तो हमारे लोगों को क्लेम करना होगा। हमने वहां बामसेब का स्टेट कन्वेंशन किया और हमने बिहार, हरियाणा के हर जिले के लोगों को दिखाया, यह आपकी विरासत है, इसके ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं। भारतीय संस्था है ESI, एर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका वहां बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर मोटे अक्षर में लिखा है ये आर्य ब्राह्मणों की नगरी है, लिखा है। यानी अखबार में कहना, झूठा कहना, वत्सन शिंदे गद्दार है, हमने इसको दलाल कहा, मगर खुद भारतीय संस्थाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसने वहां तख्ती लगाई, बोर्ड लगाया और उसके ऊपर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है ये राखीगढ़ी सभ्यता वैदिक सिंधु सभ्यता है और यहां ये नगरी ब्राह्मणों की है। इसका मतलब है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी इसकी खबर नहीं है, साउथ इंडिया के लोगों को भी इसकी खबर नहीं है। तो हमने सोचा ब्राह्मणों को हम नॉर्थ इंडिया में जब कार्यक्रम करते हैं तो विरोध करने आते हैं, हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस रखा। आपको मालूम नहीं है, हमारे लोगों ने कम फोन किए, खुफिया विभाग ने हजारों बार कॉल किया, अरे कब आने वाले हो, वो कैसे दिखते हो बोलने वाला, फोटो भेजो हमको रिपोर्ट देना है गवर्नमेंट को, डीएनए पर क्यों चर्चा कर रही जी। उसने कहा क्यों, हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोलेंगे। क्या है डीएनए में? कुछ नहीं, ब्राह्मण विदेशी। अच्छा, फिर ये चर्चा आप हॉल में क्यों कर रहे हैं? वो कह रहा है खुफिया विभाग वाला होगा, वो कह रहा है
हॉल में क्यों कर रहे हैं, मैदान में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारे आदमी ने कहा वो हमारा आदमी बताने वाला है, क्यों नहीं कर रहे हो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी लग रहा है मैदान में करना चाहिए था, हैदराबाद में 5-6 लाख लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, वहां घोषित करना चाहिए था। हम चर्चा नॉर्थ इंडिया में कर रहे तो हमारी कार्यक्रम को रोक रहे थे। हमने 6 अक्टूबर 2022 को हमारी डीएनए कॉन्फ्रेंस को रोका तो हमने आरएसएस हेडक्वार्टर को घेर लिया। अब यहां हम चर्चा कर रहे हैं, हॉल में इंटेलेक्चुअल लोगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये हमें खुजली नहीं है भाषण करने की। हम लोग साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो आपकी साइट है उसका ऊपर ब्राह्मण विदेशी लोग कब्जा कर रहे हैं, और कब्जा ही नहीं कर रहे हैं। वसंत शिंदे ने इंटरव्यू में कहा मैं बीजेपी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करने वाला हूं, अब सिलेबस में से निकाल दो आर्यों का आगमन, अब सरकारी सिलेबस में लिखो आर्य ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है। ये हो रहा है उधर, ये आने वाला है सिलेबस में। और वो नॉर्थ इंडिया में आएगा, क्या वो साउथ इंडिया में नहीं आएगा? वो तो वो लोग कब्जा कर रहे हैं। इसलिए उसको एक्सपोज करने के लिए तेलंगाना में आज हम डीएनए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम कर्नाटका में करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे, और फिर केरला में करेंगे। केरला बाउंड्री हो जाएगी। फिर जब ये हमारे कार्यकर्ता जिले लेवल के समझ लेंगे तब वो तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल की डीएनए कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मकसद है। पहले हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि विदेशी ब्राह्मण कब्जा कर रहा है। हमारे दासराम नाइक बोल रहे, जोश से बोल रहे कि इनका कुछ बंदोबस्त करना होगा। हमारे भाई भी बोल रहे कि बुद्धिस्ट विरासत पर कब्जा कर रहे, बोल रहे। ज्ञानेश्वर चौबे बीएचयू का प्रोफेसर, नाम है ज्ञानेश्वर चौबे, बीएचयू का प्रोफेसर। जैसे ही राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट आया, हफ्ते भर के अंदर बीएचयू में कॉन्फ्रेंस लिया, डीएनए कॉन्फ्रेंस लिया, और प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा ब्राह्मण मूल निवासी है, आदिवासी विदेशी है। ब्राह्मण ने क्या चालाकी की? ब्राह्मण बोल रहा है हम कौन है, हम मूल निवासी है। ये जो आदिवासी है, ट्राइब्स है, ये विदेश संताल और ये गोंड, ये जो आदिवासी है विदेशी है। उसने आदिवासी की तरफ उंगली कर दी, निशाना उधर लगा दिया, ब्राह्मण को लगा हम लोग अगर कहे हम मूल निवासी है तो बामसेब वाले लोग हमको पकड़ पकड़ कर चौक में नंगा करेंगे। अगर हमने ऐसा कहा आदिवासी विदेशी है तो फिर बैकवर्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग बोलेंगे अरे हम तो मूल निवासी, जाने दो साला, आदिवासी का पक्ष लेंगे, कहीं हमको ना विदेशी घोषित करे। तो फिर हमने ये किताब में ज्ञानेश्वर चौबे को बिना पानी का हजामत हमने कर दिया। बिना पानी का हजामत कैसे कर दिया? 2006 में एक रिपोर्ट ज्ञानेश्वर चौबे ने प्रकाशित किया। वो रिपोर्ट में उसने ये लिखा, बीएमसी, उसमें उसने छापा, उसमें क्या लिखा कि आदिवासी लोग भारत के मूल निवासी है ही, मगर गैर आदिवासी, बैकवर्ड कास्ट के, शेड्यूल कास्ट और बीसी के लोग, इनका हैप्लो ग्रुप ज्यादा मिलता है। ये एक ही वंश के लोग थे, आदिवासी कहीं बाहर से नहीं आए, वो यही के लोग हैं। 2006 में यही ज्ञानेश्वर चौबे कह रहा है ट्राइब्स आर इंडिजीनियस, मगर ट्राइब ही इंडिजीनियस नहीं है, बैकवर्ड कास्ट आल्सो इंडिजीनियस। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके उसकी इंटरव्यू लिया। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, आप बड़े डीएनए के ज्ञाता है। फिर उन्होंने कहा पूछो, अभी मैं फ्री हूँ। तो 1 घंटे का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू का रिकॉर्ड बनाया। पहला सवाल पूछा, आपने हाल ही में बयान दिया आदिवासी विदेशी है, सबूत क्या है? तो उसने इधर उधर की बात बोल दी। थोड़ी देर में
मैंने उसका ही डीएनए रिपोर्ट का नाम पूछा, लाइन पढ़ के बताया। इस लाइन में आप कह रहे आदिवासी बाहर से नहीं आया, आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट मूल निवासी है, और आप ही के रिपोर्ट में आप लिख रहे हो ब्राह्मिन्स फॉरेनर्स है। 2006 को इंटरनेशनल जर्नल में आपने रिपोर्ट प्रसिद्ध किया, वो उसको मान्यता मिल गई। पहले उसको तो रिजेक्ट करो, फिर उसने कहा मैं उसी को रिजेक्ट करने के लिए नई थ्योरी बता रहा हूँ, नई थ्योरी बता रहा हूँ, नया रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है आरएसएस के ब्राह्मणों को लगा अगर ब्राह्मण को मूल निवासी घोषित करेंगे तो ज्ञानेश्वर चौबे आड़ा आ गया है, उसका रिपोर्ट बता रहा है ब्राह्मण विदेशी है और यहाँ के लोग मूल निवासी है। उसको रिजेक्ट करने के लिए, अपने ही संशोधन को रिजेक्ट करने के लिए ज्ञानेश्वर चौबे को आगे किया भागवत ने, और ट्राइब्स लोगों को विदेशी कहने का अभियान शुरू कर दिया विथ एविडेंस। उसने एग्री किया, वो मान ही नहीं रहा है। फिर मैंने उसको सवाल पूछा ज्ञानेश्वर चौबे को, चलो आप मूल निवासी है, समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आदिवासियों को जगाना होगा। आइसोलेशन में कोई लड़ाई नहीं हो सकती। मैंने उसको सवाल पूछा, चलो आप मान लो, मैं मानता हूं ब्राह्मण मूल निवासी है, फिर ब्राह्मणों का डीएनए क्या है, डीएनए ग्रुप क्या है, और यहाँ के नॉन ब्राह्मण्स लोगों का डीएनए ग्रुप क्या है। उसने कहा मैं समझा नहीं। तो मैंने उसको बताया ब्राह्मण्स लोगों के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है। ये जो हम डीएनए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, हम ब्राह्मण्स को फॉरेनर्स कह रहे हैं, सबूत देकर कह रहे। क्या कह रहा है डीएनए रिपोर्ट्स? ब्राह्मण्स लोगों के डीएनए ग्रुप का नाम है R1A1। मैंने उसको दूसरा सवाल पूछा, जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं उनके डीएनए ग्रुप का नाम क्या है? तो उसने बोलना बंद कर दिया। मैंने उसको बताया L3MN, ये बैकवर्ड कास्ट के लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है। तो तुम किस आधार पर मूल निवासी हो? अगर तुम मूल निवासी होते तो तुम्हारा डीएनए ग्रुप का नाम L3MN आता, न कि R1A1 आता। तो उसने आखिर में बोल दिया, आप क्यों इतना इंटरव्यू ले रहे हो? आप लगते और है, आप शायद बीजेपी से संबंधित नहीं हैं, आप शायद इतना खिंचातानी कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोल दिया मैं वास्तविक पत्रकार हूं, मैं वास्तविक छापूंगा। बाद में डिस्करेक्ट कर दिया, उसके मुंह से पकड़ा, हाँ मैं R1A1 हूं। मगर ये बारीक बात लोगों को कहां मालूम है कि ब्राह्मण्स लोगों का डीएनए विदेशी है और उनके ग्रुप का नाम R1A1 है, और भारत के मूल निवासी लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम L3MN है। इस आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण्स फॉरेनर्स है। साथियों, हम ये हैदराबाद में डीएनए रिसर्च कर रहे हैं और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो हैदराबाद में डीएनए की भारत की सबसे बड़ी लैब है। हम हैदराबाद में रिसर्च कर रहे हैं, हम हैदराबाद में डिस्कशन कर रहे हैं। तो साउथ इंडिया की नहीं, ऑल इंडिया की डीएनए लैब हैदराबाद में है, जिसका नाम है सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। अब ये मैं बता रहा हूं तो वो लोग भी सुनेंगे, वो लोगों को सुनाना चाहते हैं कि तुम लोग डीएनए रिसर्च के नाम पर बदमाशी कैसे कर रहे हो। यह दूसरा मकसद है हैदराबाद में डीएनए रिसर्च करने का। मतलब एक तो मूल निवासियों को जानकारी देना, दोस्त दुश्मन की पहचान कराना, और दूसरा मकसद है ये जो सीसीए जो है यहाँ, इसको एक्सपोज करना। ये क्या कर रहा है? मान लो वसंत शिंदे बोल रहा था, ज्ञानेश्वर चौबे बोल रहा था, तो ये सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कर रहा था? ये चुप बैठे हुए थे। 2009 में घटना हुई और वो घटना को एक्सपोज करने का काम रिच डेविड नामक व्यक्ति ने किया। रिच डेविड ने, उसको पता चल गया कि राखी गढ़ी के डीएनए रिपोर्ट में छेड़छाड़ होने वाली है, तो उसने एक वर्ल्ड लेवल का डीएनए के ऊपर एक किताब लिखी, दुनिया भर के लोगों को मालूम हो। उस किताब को हर व्यक्ति ने पढ़ना चाहिए।
वो किताब 2017 को उसने प्रकाशित किया। उस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर ये बुक प्रकाशित किया 2017 में। उसका 40% चैप्टर या 40% जानकारी ये ब्राह्मण्स लोगों को वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोज करने के लिए है। उसके अंदर उसने एक जानकारी दी 28 अक्टूबर 2008 को। उस किताब में वो कहता है 28 अक्टूबर 2008 को हम हैदराबाद में आए, सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के ऑफिस में आए। मेरे साथ मेरा दोस्त निक पैटरसन था और यहां के लोग साइंटिस्ट लोग, डीएनए साइंटिस्ट लोग थे। उसमें हैदराबाद का थंगराज था। थंगराज और बाकी लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई। हमने उनको कहा कि आप इंडियन लोग जो डीएनए साइंस पर लिखेंगे और हम लोग यूरोपियन लोग जो डीएनए साइंस पर लिखेंगे, उसमें एक शब्द का मैच नहीं हो रहा है। वो शब्द है कि ब्राह्मण के बारे में क्या लिखना। हम अभी तय करते हैं कि आप इंडियन ब्राह्मण लिख रहे हो, वो तो इंडियन है ही नहीं। तो डीएनए रिपोर्ट में आप भी लिखो ब्राह्मीस आर वेस्ट यूरेशियन। तो थंगराज और बाकी ब्राह्मण लोग चौंक गए और उन्होंने उसको कहा क्यों, ऐसा क्यों? रिच डेविड ने कहा ब्राह्मण फॉरेनर है, इसलिए ऐसा लिखो ताकि पढ़ने वालों को कंफ्यूजन न रहे। तो थंगराज ने कहा, जो उसका हेड है, उसने कहा पागल हो गए हो क्या? ब्राह्मणों को मरवाना चाहते हो? भारत में भूचाल आएगा अगर ये हमने छाप दिया कि ब्राह्मीस आर फॉरेनर्स। भारत में राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगी। झगड़ा किया। रिच डेविड ने कहा हमने जो शब्द सजेस्ट किया उसका थंगराज ने अपोज किया। फिर हम लोग चले गए। हमें जहां रेसिडेंस करना था, दीपावली का दिन था, फटाके फट रहे थे। कोई पागल लोग हमारे रेसिडेंस के सामने जो 4 व्हीलर खड़ी थी उसके नीचे फटाका फोड़ रहे थे। और वो दिवाली के फटाके देखकर हमारे दिमाग में भी फटाके फट रहे थे कि इंडिया में साइंटिस्ट लोग कैसे काम करें, कि इंडिया का पॉलिटिकल ब्राह्मीन्स सही सही लिखने को मना कर रहा है। हम बेचैन थे। हम दूसरे दिन दोबारा उनके ऑफिस में गए तो थंगराज ने सजेशन किया आप वही कहो मगर थोड़ा घुमा फिरा कर कहो। उसने नई संकल्पना बताई, एएसआई और एंसेस्ट्रल ऑफ साउथ इंडिया। दूसरा एएनआई का मतलब एंसेस्ट्रल नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखो ये डीएनए कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसकी गंभीरता आपको मालूम नहीं। यहां गेम हुआ कि पता चलेगा ब्राह्मीन्स लोगों ने, इसने लिखा रिच डेविड ने, हम एग्री नहीं हुए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया एएनआई एएसआई, और एएनआई और एएसआई से क्या ध्वनित कर रहे थे कि अब सब मिक्स हो गया है, कोई अभी ओरिजिनल नहीं रहा है, सब मिक्स हो गया है। यानी लोगों को भ्रमित करना। और दूसरा उससे अर्थ ध्वनित होता है कि 2 रेस अलग अलग एरिया में रहती है, नॉर्थ इंडिया आर्यंस, साउथ इंडिया द्रविडन्स। यानी ब्राह्मीन्स लोग महाराष्ट्र का नीचे हिस्सा केरला तक द्रविड़ के नाम पर तोड़ने की गुप्त साजिश कर रहे हैं। ये बताने के लिए हम हैदराबाद में डीएनए कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। बौद्धिक योग्यता हमारे अंदर है, ब्राह्मणों से ज्यादा है, मगर हम ये चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे मूल निवासी बहुजनों को डीएनए रिसर्च तो पता ही है ही नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी क्या कर रहे हैं। तो ब्राह्मीण्स लोगों ने तय किया है भारत के मूल निवासियों को 6 लाख गांव तक पहुंचाने में ज्यादा रिसोर्स लगेगा। उनके पास मीडिया नहीं है, मीडिया में आप बामसेप को ब्लैकआउट कर दिया है, भारत मुक्ति मोर्चा को ब्लैकआउट कर दिया है। ये बात सही कह रहे ब्राह्मीण्स फॉरेनर से, मगर भारत के लोगों को मीडिया नहीं साथ देने के कारण 6 लाख गांव तक कब पहुंचेगा। इसके पहले इंडिया को डिवाइड कर दो। ब्राह्मीण्स लोग
डिवाइड करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस के ब्राह्मण्स कह रहा है कि ब्राह्मण विदेशी नहीं है, मूल निवासी है। वो कहेंगे हम नॉर्थ इंडिया के मूल निवासी है और तुम काले लोग साउथ इंडिया के मूल निवासी है, हम गोरे लोग नॉर्थ इंडिया के मूल निवासी है। इसीलिए डीएनए के पीछे साजिश है, उस साजिश को आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय है, वो दूसरा विषय ये है, मैं इस मौके पर और एक ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक केस दायर करने के बारे में सोच रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर एक केस सबमिट करने के बारे में हम सोच रहे, और उसके लिए हम अलग अलग स्टेट में ये डीएनए कॉन्फ्रेंस कर रहे ताकि एक मत हो। मुझे लग गया, वामन मेश्राम को लग गया केस करना चाहिए, इससे नहीं होगा, हमारा भी जनमत होना चाहिए। और वो इस मामले पर होगा कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण्स फॉरेनर्स है, विदेशी है, तो यूएनओ कहता है कोई भी विदेशी मुल्क के लोग किसी भी वहां के मूल निवासी लोगों पर राज नहीं कर सकते, सत्ता पर नहीं आ सकते, भूभाग पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर ब्राह्मण्स फॉरेनर्स है तो हमें विश्व के न्यायालय में जाना होगा और यूएनओ का ही आधार बताकर और डीएनए का आधार बताकर बताना होगा कि ब्राह्मण्स फॉरेनर्स है, इसलिए उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यूएनओ को हमारी बात को मानना होगा। इसके बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में साथियों अंतिम मुद्दा है, आखिरी मुद्दा है। हम कह रहे हैं ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत कह रहा है सभी हिंदू का डीएनए एक है, मुसलमान का भी डीएनए एक है, मुसलमान के बगैर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, मुसलमान के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। मॉब लिंचिंग कर दिया मुसलमानों का, फिर मुसलमान को कह रहे हो यही के। इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है कि मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के साथ एक डीएनए का भाई है। ये जो प्रचार हो रहा है, इस प्रचार के कारण बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण रोकने के लिए ब्राह्मण भागवत गुमराह करने वाला ये स्टेटमेंट दे रहा है। मोहन भागवत का चेला क्या कह रहा है, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मिलिट्री का हेड जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। करकरे जी ने हाई कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें 48 वीडियोस एंड ऑडियोज 48 वीडियोस एंड ऑडियोज का डाटा सबमिट किया है। उसमें फरीदाबाद की मीटिंग को सुनकर ट्रांसक्रिप्ट किया, कागज पर लिखा, मोहर लगाई, और आरएसएस के लोगों के ऊपर प्रज्ञा सिंह ठाकुर साध्वी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, असीमानंद उर्फ आशीष चैटर्जी, सुनील जोशी और तमाम आरएसएस के ब्राह्मणों के ऊपर बम फोड़ने का केस नहीं डाला। केस डाला है ये लोग देश के दस्तूर को बदलने के लिए बम ब्लास्ट कर रहे। बम ब्लास्ट मुसलमानों को अंदर डालने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ये प्रोपेगेंडा करने के लिए कर रहे हैं कि भारत का संविधान लचीला है, इसीलिए बाहर से इस्लामिक आतंकवादी लोग आ रहे हैं और अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट कर रहे हैं, और इससे जहन बनाया जाए कि ये सारा का सारा खेल संविधान के कारण हो रहा है, संविधान को बदलना होगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने गुप्त मीटिंग में स्टेटमेंट दिया, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन,
वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। आतंकवादी पुरोहित क्या कह रहा है कि हमारा भारत नहीं है, इसलिए संविधान को बदलना होगा, भारतीय लोगों के खिलाफ बम ब्लास्ट करना होगा। खुले तौर पर कह रहा है भारत हमारा नहीं है। उसका गुरु भागवत बाहर क्या कह रहा है? डीएनए के अनुसार ब्राह्मण यही के गलत, वो सही कह रहा है, हम विदेशी है। इसीलिए साथियों, ब्राह्मण लोग जो हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे ब्राह्मणों की कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी यही है, नाम मुसलमान के नाम से चिल्लाए जाए, बम ब्लास्ट मुसलमान ने किए ऐसा कहा जाए, ताकि नॉन मुसलमानों का जहन हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की तरफ झुका रहे। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज कदापि नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? फसाद करने के बाद। कब कर सकते हैं? बम ब्लास्ट करने के बाद। साथियों, महाराष्ट्र के पूर्व आईजी, इन्होंने किताब लिखी, ब्राह्मीण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए बेकसूर मुसलमान। साथियों, उन्होंने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे बम ब्लास्ट आरएसएस के लोगों ने किए और आरएसएस आतंकवादी संगठन है। इस किताब में प्रूव कर दिया कि आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस आज क्या कर रहा है? देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। हमें आरएसएस के ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आरएसएस के ब्राह्मण आतंकवादी लोग हैं, ये खुले तौर पर बोलना सीखो। कोई कानूनन आप अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट का केस का जजमेंट आया और जजमेंट के आधार पर 3 आरएसएस के लोगों को गुनहगार मान्य किया और आजीवन उनको बम ब्लास्ट के नाम पर सजा हुई। ये प्रूव करता है अगर आरएसएस के लोग देशभक्त है तो अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में उनको सजा क्यों हुई। अभी नांदेड़ केस के लिए गवाह आ गया शिंदे, वो हाईकोर्ट में पहुंच गया है। वो कह रहा है मैं आरएसएस का वर्कर था, गुप्त मीटिंग में मुझे बुलाया गया था और आरएसएस के लोगों ने ये कहा था कि नांदेड़ में, परवनी में, जालना में, औरंगाबाद में, तेलंगाना में बम ब्लास्ट करना है और आने वाला चुनाव जीतना है। आरएसएस के लोगों ने चुनाव जीतने के लिए अलग अलग सूबों में बम ब्लास्ट का प्लान बनाया था, उसका मैं आई विटनेस हूं। वो हाई कोर्ट में चिल्ला रहा है। साथियों, उन लोगों को नंगा करना होगा। हमारी लड़ाई जिन ब्राह्मणों के खिलाफ है, केवल वो विदेशी नहीं है, वो आतंकवादी भी है। वो केवल विदेशी नहीं है, वो आतंकवादी भी है। और इन आतंकवादी लोगों को निपटने के लिए हमें मास लेवल पर जाना होगा, केवल हॉल के इंटेलेक्चुअल लोगों तक नहीं। हमें मासेस में घुसना होगा, मासेस को अवेयर करना होगा। इसलिए इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस का हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र हवा में उड़ सकता है, क्योंकि अब नया राष्ट्रवाद का उदय हो गया है। भारत मुक्ति मोर्चा ने हरियाणा के अंदर डीएनए कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने विरोध किया। हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 6 अक्टूबर 2022 को 4.5 लाख लोगों को लेकर मोर्चा लेकर गए। उस दिन से एक नया राष्ट्रवाद उदय हो गया और उस राष्ट्रवाद का नाम है मूल निवासी नेशनलिज्म। वो हिंदू राष्ट्र है, हमारा भी राष्ट्रवाद है और हमारे राष्ट्रवाद का नाम है मूल निवासी राष्ट्रवाद। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आरएसएस का हिंदू राष्ट्र हम नहीं कहेंगे, ब्राह्मण को ऐसा कदापि नहीं कहेंगे। इस देश में रहना होगा तो जय मूल निवासी कहना होगा। ये राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि उनका देश है ही नहीं। ये देश तो हमारा है भाई, हम ऐसे फर्जी राष्ट्रवादी नहीं है। तो आने वाले समय में 6 लाख गांव तक आपको ये मूवमेंट बढ़ानी होगी। मगर दासराम अन्ना ने मुझे कहा कि यहाँ के कम्युनिस्ट लोग कंफ्यूज कर रहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग
इतने कंफ्यूज हो गए सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से कि वो अंबेडकर की तरफ जाने की बजाय खड्डे में जा रहे, गड्ढे में जा रहे। इसको त्यागना होगा। जैसे मोहन भागवत विदेशी है, आपने वो कहा, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। आपने जो प्रॉब्लम बताया, ये कंफ्यूजन फैला रहे, तो इसका जवाब ये है, मोहन भागवत का डीएनए विदेशी है। उसी तरह कांग्रेस के ब्राह्मणों का भी डीएनए विदेशी है। आप ये मत समझना कि बीजेपी आरएसएस को विदेशी कह रहे तो कांग्रेस की तरफ जाकर बचना, नहीं, ये भी विदेशी, वो भी विदेशी। उसी तरह सीपीआई सीपीएम का ब्राह्मण भी विदेशी है। इसका मतलब उनको ये बताना जरूरी है, वो जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो उनके प्रभाव में आ रहे लोग हैं, उनको वार्निंग दिया जाए समझाकर कि विदेशी ब्राह्मण का साथ देना अंबेडकर द्रोह तो है ही है, देशद्रोह भी है। डीएनए वालों के खिलाफ बोल रहे हो तो लोग तुम्हें विदेशी ब्राह्मणों का दलाल कह सकते हैं। तो उन लोगों को डीएनए के भाई होने के कारण उनको अपील है एंड वार्निंग है कि वो कम्युनिस्ट ब्राह्मण के झांसे से निकल जाए, क्योंकि डीएनए ने प्रूव कर दिया सारे ब्राह्मण विदेशी है। ये प्रूव हो गए। आखिरी सवाल ये है कि हमारे कुछ साथी इमोशनल है, तो कुछ कह रहे हैं कि आप क्या करने वाले फिर ब्राह्मणों का। हमारे साथी ने यहूदियों की बहुत सारी जानकारी बताई। हमारे नॉन मुसलमानों को यहूदी क्या है मालूम ही नहीं है। मैंने कल भी उनको कहा था, अप्रैल 1925 में हिटलर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम था SSS, सीक्रेट आर्मी। अप्रैल 1925, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 1925 के अंदर सितंबर एंड में दशहरा आया था। तो सितंबर एंड में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने हिटलर से SSS ले लिया, आर जोड़ दिया, हिटलर की नकल करके नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, RSS, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ही है। हिटलर की एक इतनी बड़ी जानकारी है कि उस समय ब्राह्मण्स लोग नाजी के समर्थन में थे। हिटलर ज्यूज को मार रहा था। ज्यूज को मारने के लिए हिटलर के साथ भारत के ब्राह्मण थे। हिटलर के गुरु का नाम नीत्शे था और नीत्शे मनुस्मृति के राज को वहां लाना चाहता था। इसलिए उसने ब्राह्मण लोगों के कहने पर सिंबल चुराया, स्वस्तिक ब्राह्मणों का नहीं है, स्वस्तिक भी बुद्धिस्ट लोगों का है, मगर ब्राह्मण लोगों ने कहा हमारा है, तो उसने सिंबल स्वस्तिक बनाया। नीत्शे ने मनुस्मृति का आदर्श माना, हिटलर ने मनुस्मृति का आदर्श माना। ब्राह्मण कभी किसी के साथ नहीं होते, जो ज्यादा ताकतवर होता है ब्राह्मण उसी के साथ खड़े होते। वो शोषित लोगों के साथ नहीं आते, वो ताकतवर लोगों के साथ जाते। उस समय हिटलर के पास गए यहूदियों को मारने के लिए। आज म्यांमार पर साहब बोल ही नहीं रहे, भागवत भी म्यांमार पर बोल ही नहीं रहे, मगर पैलेस्टाइन और इजराइल का जो मामला है, यहूदियों के साथ ब्राह्मण खड़े हो रहे हैं। हमें वर्ल्ड लेवल की भी कॉन्स्पिरेसी को समझना होगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है, मगर हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ये जानकारी लेना एक अलग चैप्टर है। इसके लिए हम अलग जानकारी लेंगे, पहले तो हमको लेना है और हम उनको बताएंगे। मगर कुछ साथी लोग पूछते हैं ब्राह्मण्स लोगों का आप लोग क्या करेंगे, वो भी बताकर अब मेरी बात को खत्म कर देता हूं। साथियों, कुछ कह रहे थे कि माफ कर दिया जाए, तो एक ने कहा माफ नहीं किया जा सकता। मैं इससे सहमत हूं। हमारे महापुरुषों की हत्या की, अंबेडकर साहब को रात को ही मार डाला, इंसुलिन का ज्यादा डोज देकर। मारने में नेहरू, गोलवलकर, वाजपेयी शामिल था, डांगे शामिल था। ये जो साउथ इंडिया के, तेलंगाना के जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोगों का डंडा झंडा ढो रहे हैं और इधर अपने आप को दलित भी कह रहे हैं और इधर अंबेडकरवादी भी कह रहे हैं,
शेड्यूल कास्ट के तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों, आपका बाप है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। उसको मरवाया नेहरू ने और उसको साथ दिया श्रीपाद अमृत डांगे और कॉमरेड पे ब्राह्मणों ने। इसके सबूत है मेरे पास और मैंने अंग्रेजी में किताब है, 11 लैंग्वेज में लिखी है, वो किताब लो, हु किल डॉक्टर अंबेडकर, पढ़ो आप। मैंने प्रूव किया कि कम्युनिस्ट ब्राह्मण लोग भी बाबा साहब अंबेडकर के मारने में शामिल है। क्यों आपके बाप के हथियारों को साथ देते हो? नहीं देना चाहिए। अगर आप अंबेडकरवादी हो तो अंबेडकर का काम करो। अंबेडकर का नाम लेते हो और डांगे को अपना बाप कहते हो, ये दोगला चरित्र है। डांगे आपके बाप का हथियारा है, आपको उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। नहीं जानकारी हमसे ले लो। 2011 में मैंने किताब लिखा, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, 2011। तो सवाल है कि ब्राह्मण्स लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? नहीं। विदेशी ब्राह्मण्स लोग अभी आपके देश को बेच चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो ब्राह्मणों का गुलाम मंत्री है, उसने लाखों अरबों रुपए का कर्जा लिया और भारत को मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच दिया। अभी